स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का साइंस का 4th चैप्टर, जो कि हमारा है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर जिक्र करें हम क्लास 9th का ही साइंस का 3rd चैप्टर, तो उसमें हमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य कण होता है, परमाणु किन किन कणों से मिलकर बनता है, क्या विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस जानना चाहेंगे कि जो आवेशित कण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम एक एक्टिविटी का जिक्र करें, तो यदि हम एक कंगा, उसको यदि हम अपने बालों में घुमाएं और फिर उस कंगे को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंगे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के पास यदि हम लेके जाएं, उससे उसको रगड़ें और फिर उस छड़ को हम किसी गुब्बारे के पास लेके जाएं, तो हम देखते हैं कि गुब्बारा छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। यह सभी क्रियाकलाप हमें बताते हैं कि उनके अंदर कोई आवेश उत्पन्न हुआ है। तो यहां से हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थों में आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है और कौन कौन से आवेशित कण होते हैं। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने सबसे पहले कैनाल किरणें दी थी, जो कि धनावेशित थी तथा उनका जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा था, तथा जो उनका आवेश था वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास ऋणात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश हमारे पास धनात्मक आवेश था। यह सब ई गोल्डस्टीन ने 1886 में इसके बारे में बताया। जिन किरणों को हम कैनाल रे के नाम से जानते हैं, उनमें इसके बारे में बताया गया था। अगर हम जिक्र करें तो कणों के बारे में, जो विभिन्न आवेशित कण हैं उनके बारे में प्रतिपादित करने में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में, उनके बारे में उनकी खोज करने में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। उनकी परमाणु का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अलग अलग जो कण होते हैं वो किस प्रकार अलग अलग कक्ष में बटे होते हैं, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग व्यू दिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसमें बताया गया जे थॉमसन के द्वारा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु में उसी प्रकार से बिखरे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज। यहाँ जे थॉमसन ने तरबूज के आकार के परमाणु को माना तथा परमाणु को धनावेशित गोले के रूप में लिया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिखरे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज होते हैं, और जो आवेश होता है वो जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। इसलिए परमाणु जो है वो उस पर कोई आवेश नहीं रहता। तो
उसके द्वारा जो मॉडल दिया गया उसकी यदि हम संकल्पना करें, कुछ इस प्रकार से उसने बताया कि ये जो है, जो तरबूज में हमने देखा है सभी ने, तरबूज का जो लाल रंग का भाग होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, ये जो पार्ट होता है, यह पार्ट उसने धनावेशित लिया और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी प्रकार वितरित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं। ये बताया था जे टॉमसन के परमाणु मॉडल ने। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानना चाहते थे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी सोने की पतली पन्नी के ऊपर की। अल्फा कण जो कि दिव्य आवेशित हीलियम के कण होते हैं जिनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, उनकी बमबारी सोने की पतली पन्नी के ऊपर की गई और जो परिणाम प्राप्त हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को बहुत ही चौंकाने वाले थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण बिना टकराए सीधे चले गए, बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हुए तथा प्रत्येक 12,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित हुआ। यह उसी प्रकार से चौंकाने वाला परिणाम था जिस प्रकार से एक 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर से टकराया जाए और वह टिश्यू पेपर से टकराने के पश्चात वापस मुड़ जाए। यहां से अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो परिणाम प्राप्त हुए, उन्होंने जो इसके बारे में रिजल्ट दिया वो उन्होंने बताया कि परमाणु में अधिकतर जगह खाली होती है, इसलिए ज्यादातर अल्फा कण बिना टकराए सीधे चले गए। परमाणु में जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, जिससे जो अल्फा कण है वो कुछ कोण के ऊपर विक्षेपित हुए हैं और 12,000 में से एक अल्फा कण जो कि टकराकर वापस हुआ, ये वही कण था जो सीधे नाभिक से टकराया है। इस प्रकार जो रदरफोर्ड ने परिणाम दिए वो ये थे कि नाभिक में, परमाणु में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें सारे परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान होता है, उसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या थी? रदरफोर्ड द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यदि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और यदि वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वह ऊर्जा का विकिरण करेंगे और यदि वह ऊर्जा का विकिरण करेंगे तो नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो जाएगा। तबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है। इस बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोई व्याख्या नहीं दे पाया। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो रदरफोर्ड की कमियां थी वो बोर के परमाणु मॉडल द्वारा दूर की गई। बोर के परमाणु नील्स बोर द्वारा जो परमाणु का मॉडल दिया गया उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें विविक्त कक्षाएं कहा जाता है या हम इनको ऊर्जा सतह भी कहते हैं। जब इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस दौरान वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इस प्रकार रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी वो नील्स बोर के मॉडल द्वारा दूर की गई। अगर हम देखें तो इस पिक्चर द्वारा, चित्र द्वारा नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसको समझाया गया है। सेंटर में
हमारे पास नाभिक है। फिर उसके बाद हमारे पास विभिन्न ऊर्जा कक्ष दिखाए गए हैं जिनमें चक्कर लगाते हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। जो प्रथम कक्ष है ऊर्जा का उसे हम K कक्ष के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा ऊर्जा का कक्ष होता है जिसे हम L कक्ष के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास तीसरा ऊर्जा कक्ष जो होता है हम उसे M कक्ष के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार जो चौथा ऊर्जा का कक्ष होता है उसे हम N कक्ष के नाम से जानते हैं। यदि हमें यह पता करना है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर हमारे पास एक सामान्य सूत्र होता है 2n², जहां n किसी ऊर्जा कक्ष का मान होता है। उदाहरण के लिए यदि n का मान 1 है अर्थात K कक्ष के लिए मैं लूं K कक्ष के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो मैं यहाँ n का मान यदि 1 रखता हूँ तो यहाँ हमारे पास मान आता है 2, यानी कि प्रथम ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। उसी प्रकार यदि मैं दूसरे ऊर्जा कक्ष का जिक्र करूं तो उसके लिए n का मान होगा हमारे पास 2। तो इस प्रकार हमारे पास दूसरे ऊर्जा कक्ष या जिसको मैं L कक्ष भी कहता हूं उसमें ये मैंने लिखा है K कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है L कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दूसरे कक्ष में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। यदि मैं तीसरा कक्ष M कक्ष का जिक्र करूं तो उसमें हमारे पास n का मान 3 होगा। सूत्र के अनुसार रखने पर हमें प्राप्त होगा, यानी कि तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 18 प्राप्त होंगे, 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यदि मैं n कक्ष का जिक्र करूं जो कि हमारा चौथा कक्ष है तो उसमें यदि फार्मूले में हम 4 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास इसमें आता है 32, यानी कि चौथे कक्ष में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 32 आ सकते हैं। विभिन्न तत्वों की परमाणु संरचना। विभिन्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सूत्र है 2n², उसके अनुसार जो कक्ष हैं अलग अलग उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। हमने पढ़ा कि पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा चौथे कक्ष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक नियम है अष्टक नियम। वो कहता है कि सबसे बाह्यतम कक्ष में, परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ साथ जो कक्ष होते हैं वो क्रमागत फिलअप होते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो पहला कक्ष है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट फिलअप होने के बाद ही हमारे पास दूसरा कक्ष भरेगा और इस प्रकार जो ऊर्जा कक्ष हैं वो भरते चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जिक्र करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार डिवाइडेड होते हैं। तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक ही रहेगा और पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर मैं हीलियम का जिक्र करूं जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है तो उसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे कक्ष में 1, तो इस प्रकार पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम जिक्र करेंगे बेरिलियम का जिसकी परमाणु संख्या 4, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं वो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 2। उसी प्रकार बोरोन का यदि हम जिक्र करें तो बोरोन की परमाणु संख्या 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर जिक्र करें तो इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यदि इसकी परमाणु संरचना अगर हम देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा दूसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में कार्बन की परमाणु संख्या 6 और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु की संरचना इस प्रकार होगी, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। यदि नाइट्रोजन का देखें हम तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, पहले कक्ष में
5 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु संरचना इस प्रकार की होगी। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हमारे पास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन को हम देखें तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु संरचना फ्लोरीन की बनती है। नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है। 10 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु संरचना नियोन की बनती है। इस प्रकार जो बाकी अन्य तत्व हैं उनका भी जो हमने इसका सूत्र बताया 2n² के अनुसार विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा कक्ष के अनुसार भरते हैं। इस प्रकार हम बाकी अन्य तत्वों में भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फिलअप होते हैं विभिन्न ऊर्जा कक्षों में उसका पता कर सकते हैं। संयोजकता। संयोजकता का अर्थ परमाणु द्वारा संयोजन करने की क्षमता से है। और हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करके और फिर एक आबंध का निर्माण करते हैं। जो बाह्यतम कक्ष में परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हम देखें यहाँ हमने कुछ परमाणु लिए हैं उनका हम जिक्र करते हैं। सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं देखूं तो 2, 8 और 1 यानी कि सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उस परमाणु की संयोजकता भी उतनी ही होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में कितने हैं, 1 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं जिक्र करूँ एल्यूमिनियम, परमाणु संख्या 13 होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 यानी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 होते हैं। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। उसी प्रकार यदि मैं फ्लोरीन का जिक्र करूं तो उसकी परमाणु संख्या 9 होती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम यहाँ किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम इसकी संयोजकता बजाय इस तरह से नहीं निकाल लेंगे, हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे और फिर जो आएगी वो हमारे पास संयोजकता होगी। तो फ्लोरीन के केस में संयोजकता उसकी 1 है। उसी प्रकार से यदि मैं नियोन का जिक्र करूं तो उसकी परमाणु संख्या 10 है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। हमने इससे पहले पढ़ा है कि जिस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होता है, वो अक्रिय होता है, यानी कि उसकी संयोजकता फिर कितनी होगी, 0 होगी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे, तो 8 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट यदि करते हैं तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो इसकी संयोजकता भी 0 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 0 है। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इन्हें हम Z से निरूपित करते हैं। तो यदि हम कोई भी एक उदाहरण लें किसी भी तत्व का, जैसे मैंने कार्बन का ले लिया, तो हमें पता है कि कार्बन के केस में कार्बन में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 6 होती है। इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसके अलावा हम अन्य तत्वों का भी परमाणु संख्या लिख सकते हैं। जैसे यदि हम एल्यूमिनियम का केस लें कि तो एल्यूमिनियम के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो 13 होते हैं, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 13 है। अभी आता है हमारे पास द्रव्यमान संख्या, जिसको हम A से निरूपित करते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन
जानते हैं और इसे हम ए से लिखते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के केस में प्रोटॉन कितने हैं उसके पास 13 होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 14 होते हैं। तो इस प्रकार द्रव्यमान संख्या एल्यूमिनियम की कितनी बनती है, उन दोनों का यदि हम योग कर देंगे 13 + 14 तो हमारे पास 27 यानी कि 27 जो है वो द्रव्यमान संख्या होती है किसकी, एल्यूमिनियम की। यहाँ यदि मैं जिक्र करना चाहूँ प्रतीक का, तो हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो किसी भी का यदि तत्व का यदि हमें निरूपण करना होता है तो हम नीचे उसकी परमाणु संख्या को लिखते हैं, यहाँ उस तत्व का प्रतीक लिखा जाता है तथा ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर हम लिखते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या को। इस प्रकार परमाणु की द्रव्यमान संख्या, उसके प्रतीक और उसकी द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारे पास किसी तत्व की परमाणु संख्या है और यदि हमारे पास उस तत्व की द्रव्यमान संख्या है तो हम उस तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम पता लगा सकते हैं तत्व में कितने कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम किसी परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या है या फिर प्रोटॉन की संख्या है, और चूंकि हमें पता है कि परमाणु अनावेशित होता है तो इस प्रकार जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम यदि हमारे पास परमाणु संख्या है और यदि हमारे पास द्रव्यमान संख्या है तो जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का गणना कर सकते हैं। समझता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, जिनको हम आइसोटॉप्स भी कहते हैं। अगर यहाँ हम जिक्र करें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यदि हम इनमें देखें तो इन सब की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसी तरह कार्बन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग यानी कि 12 और 14 होती है। क्लोरीन भी 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और इसके समस्थानिक जो हैं उनमें एक की द्रव्यमान संख्या 35 होती है 35 और दूसरे की 37 होती है। अभी आता है कि हमारे पास समस्थानिक के क्या उपयोग है। समस्थानिक तो बहुत सारे उपयोग है समस्थानिकों के, जैसे हमारे पास यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग झींगा नामक रोग के उपचार में किया जाता है और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। समभारिक अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमने कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40 होती है और दूसरा हमने लिया है आर्गन जिसकी परमाणु संख्या 18 लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 होती है। इस प्रकार ये दोनों समभारिक के